हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अगर आप भी पशुधन प्रसार अधिकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं अगर आपको पार्ट ए और पार्ट बी की तैयारी करनी है तो। पार्ट ए तो सभी के लिए कंपलसरी है, बट पार्ट बी और पार्ट सी क्या है, ऑप्शनल है। तो पार्ट बी अगर आपको प्रिपेयर करना है और पार्ट ए प्रिपेयर करना है तो हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वे स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, लास्ट क्लास में हमने सेल बायो वाले पोर्शन में प्रोटोप्लाज्म को देखा था, सेल थ्योरी, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल देखा था। ठीक है, और अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। आज हम क्या देखेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सिंपल सी भाषा में समझेंगे। इंग्लिश अगर आप प्रेफर करते हैं तो इंग्लिश में भी रिटर्न है, हिंदी चाहिए तो हिंदी में भी रिटर्न है, बट हम इजी करके समझेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब क्या है, एक कोशिका के चारों ओर का क्या है, एक बाउंड्री हम समझ सकते हैं। जैसे कि हमारे घर मकान के चारों ओर बाउंड्री रहती है, एग्जैक्टली हमारे सेल के चारों ओर भी एक क्या रहती है, एक बाउंड्री रहती है, वो की एक पतली और लचीली परत है। ठीक है, और सेल को क्या करती है, सराउंड करती है, चारों ओर से घेरती है। काम क्या होता है इसका, जो सेल के अंदर का एनवायरनमेंट है उसको बाहर के एनवायरनमेंट से अलग करना। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एक थिन फ्लेक्सिबल एक बाउंड्री है जो कि सराउंड करती है सेल को और सेपरेट करती है अंदर के एनवायरनमेंट को बाहर के एनवायरनमेंट से। इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, या फिर प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। मुख्य विशेषताएं क्या होती है कि सारी जीवित कोशिकाओं में ये पाया जाता है। सिलेक्टिवली परमेबल होती है, मतलब कुछ ही जो ज़रूरी मटेरियल है उनको उनका आदान प्रदान किया जा सकता है इस झिल्ली के थ्रू, और मुख्यतः लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। मोटाई होती है आपके लगभग 7 से 10 नैनोमीटर का। ठीक है, संरचना में देखें तो जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड मॉडल था वो था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो इन्होंने क्या इसका स्ट्रक्चर बताया था, इन्होंने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो निम्न भागों का बना होता है, जैसे कि आपके फॉस्फोलिपिड बायलेयर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और कुछ आपके कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। अब फॉस्फोलिपिड बायलेयर क्या होता है, फॉस्फोलिपिड नेम से ही आप सजेस्ट कर सकते हो, फॉस्फेट और लिपिड, यानी फॉस्फेट ग्रुप होगा और लिपिड होगा, लिपिड यानी फैट होगा। तो इस फॉस्फोलिपिड की क्या होती है, दो परतें होती है, एक को हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक वाला और एक को बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। अब हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मतलब पानी, फिलिक माने प्रिया, जल को प्रिया वाला एरिया। तो आपका जो फॉस्फेट वाला ग्रुप होता है वो आपके हाइड्रोफिलिक होता है। इसमें क्या होता है, आपका जो सर होता है वो बाहर की तरफ होता है। हाइड्रोफिलिक वाले पोर्शन में क्या होता है, फॉस्फेट हेड इसको हम बोलते हैं, ये आपके बाहर की ओर होता है। ठीक है, और हाइड्रोफोबिक माने जल से दूर भागने वाला। तो जो फैटी एसिड वाला पोर्शन होता है, लिपिड वाला पोर्शन, इसको हम फैटी एसिड टेल भी बोलते हैं। तो ये अंदर की ओर होता है क्योंकि ये वाटर वाले चीज़ों से दूर भागता है। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड की दो लेयर होगी, हाइड्रोफिलिक फॉस्फेट जिसमें होगा, और ये बाहर की ओर होगा, इसको हेड पोर्शन भी बोलते हैं, और हाइड्रोफिलिक मतलब हाइड्रोफोबिक मतलब टेल वाला पोर्शन, और ये अंदर की तरफ होगा। दूसरा होता है आपका प्रोटीन वाला पोर्शन। तो प्रोटीन भी इसमें दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंटीग्रल प्रोटीन और एक होता है पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन मतलब जो झिल्ली में अंदर धसी हुई होगी, एम्बेडेड होगी, और पेरिफेरल मतलब सतह से जुड़ी हुई, जो झिल्ली के सतह में जुड़ी होगी उसको पेरिफेरल बोलेंगे, और जो अंदर धसी हुई होगी उसको इंटीग्रल प्रोटीन बोलेंगे। काम क्या होता है प्रोटीन का, ट्रांसपोर्ट करना, चीज़ों को ट्रांसफ़र करना, या फिर कोई आपका रिसेप्टर की कोई चीज़ को लेनी है तो रिसेप्टर की तरह भी काम करेगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन होती है। ठीक है, और ये एंजाइम की तरह भी कार्य करता है। नेक्स्ट जो होता है आपके कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट अगर प्रोटीन के साथ जुड़ता है तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, और लिपिड के साथ जुड़ेगा तो ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, और ये ग्लाइकोकैलिक्स भी बनाता है, यानी कवरिंग, शुगर की जो कोटिंग होती है ये भी ये बनाता है। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या चीज़ होगी, आपकी ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। इनका काम क्या होता है कि सेल को रिकॉग्नाइज करना, पहचान करना, और सेल कम्युनिकेट, एक सेल से दूसरी सेल में क्या करना है, अगर कम्युनिकेट करना है तो इसमें इनका कार्बोहाइड्रेट का रोल होता है। ठीक है, तो हमने बेसिकली फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में क्या पढ़ा, स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा, कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, कार्बोहाइड्रेट का। अब इसमें जो है कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है, लेकिन जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। अब कोलेस्ट्रॉल का काम क्या होता है कि जो भी मेम्ब्रेन है उसको ना तो ज़्यादा कठोर बनने देना, ना ही ज़्यादा तरल बनने देना, यानी ना तो ज़्यादा रिजिड, अगर ज़्यादा रिजिड हो गया तो उसको
फ्लेक्सिबल बनाना, और फ्लेक्सिबल हो गया तो थोड़ा सा रिजिड बनना, यानी स्टेबल बनाना, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना कोलेस्ट्रॉल का काम होता है, ठीक है। अभी हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले जो है कोशिका का जो अवलोकन किया था, ऑब्जर्व किया था सेल को, रॉबर्ट हुक ने किया था। उसके बाद ओवरटन ने पाया कि जो लिपिड, जो झिल्ली का जो नेचर होता है वो लिपिड वाला नेचर होता है, लिपिड प्रकृति का होता है, लिपिड का बना होता है। फिर गॉटर और ग्रैंडन ने बताया कि ये जो लिपिड होती है बाइलेयर होती है, ठीक है, 2 परत वाला मॉडल इन्होंने दिया। फिर डेनियली और डेविसन ने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो सैंडविच मॉडल उन्होंने पेश किया था, ठीक है, जैसे सैंडविच होता है वैसे ही। फिर फंक्शन क्या है आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन, सबसे पहले तो प्रोटेक्ट करना सेल को, ठीक है। दूसरा क्या करना, सिलेक्टिवली परमिएबल ये होता है, यानी जो चीज़ें ज़रूरी है उन्हीं का ही आदान प्रदान हो सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। पदार्थों का परिवहन करना, ट्रांसपोर्ट करना सब्सटेंस को, ठीक है। और सेल सिग्नलिंग करना, अगर सेल को कोई सिग्नल रिसीव करना है या फिर भेजना है तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसमें, ठीक है। सेल को रिकॉग्नाइज करना, पहचान करना कोशिका की, और होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना, यानी सेल के अंदर की जो स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करना, यानी अंदर का जो एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन बनाए रखना। चाहे बाहर थोड़ा बहुत चेंजेस भी हो रहा है लेकिन सेल को क्या करना, उसके अंदर के एनवायरनमेंट को मेंटेन करना। और नेक्स्ट आपके एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, इसे हम अभी देखेंगे। अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में के थ्रू ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ये 2 तरीके से होता है, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव मतलब इसमें कोई भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, एक्टिव मतलब इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब एक में ऊर्जा क्यों नहीं चाहिए और एक में ऊर्जा क्यों चाहिए, अभी देखते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपके 3 प्रकार के होते हैं, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है कि आपका मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन, यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना। जैसे आपने कोई परफ्यूम डाला तो एक कमरे में आपने परफ्यूम डाला तो दूसरे कमरे में भी फैल जाती है, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाना, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। दूसरा होता है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस मतलब इसमें वाटर का मूवमेंट होता है, किसके थ्रू, जो आपका अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर का अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ जाना। अब जहाँ वाटर ज़्यादा होगा तो वहाँ सॉल्यूट क्या होगा, कम प्रेजेंट होगा, और इसमें क्या होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है। तीसरा है आपके फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब यहाँ पे भी पदार्थ का क्या होता है, कोशिका झिल्ली के माध्यम से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है, बट यहाँ पर क्या होता है, ये अकेले नहीं जा सकता, इसको किसी की ज़रूरत महसूस होती है, या तो चैनल या फिर कैरियर प्रोटीन, या फिर चैनल बनाया जाएगा उसके थ्रू हो जाएगा, या फिर आपके कोई कैरियर प्रोटीन उसको साथ में ले जाने वाला चाहिए, ठीक है। तो इन तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, इसके अपोजिट, यानी अगर जो सब्सटेंस है, मटेरियल है या पदार्थ है, उसको कम कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, यानी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जाना है, तो इसमें आपके ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि खुद से नहीं जा पाएगा, उसके लिए ऊर्जा चाहिए होगी, तो इसके लिए एटीपी का यूज़ होता है, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ही हम देखें तो जो चैनल प्रोटीन होती है, जैसे कि सोडियम चैनल हो गया, पोटेशियम चैनल हो गया। अब अगर आपको वाटर का मूवमेंट करना है या फिर आयन का मूवमेंट करना है तो इसके लिए चैनल प्रोटीन की आवश्यकता होती है। वहीं कैरियर प्रोटीन मतलब अगर आपको ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करना है तो ग्लूकोज जो ट्रांसपोर्टर होता है इसमें क्या करते हैं, बाइंड करते हैं, प्रोटीन से बाइंड करते हैं वो कैरियर प्रोटीन से, और वो कैरियर प्रोटीन खुद को बदलती है और ट्रांसपोर्ट करती है मटेरियल को अंदर, ठीक है। तो ये आपके पैसिव डिफ्यूजन में आ गया। नेक्स्ट है आपके एंडोसाइटोसिस। एंडो मतलब अंदर की ओर लेना, अंदर पदार्थों को अंदर की ओर ग्रहण करना। सेल क्या करता है, चीज़ों को, जो भी मटेरियल है उसको अंदर की तरफ एंगल्फ करता है। ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है फैगोसाइटोसिस और एक होता है पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस को हम बोलते हैं सेल ईटिंग, यानी ठोस पदार्थों का सेल के द्वारा ग्रहण करना। सेल अपने अंदर लेती है ठोस पदार्थों को, उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। सेल ईटिंग भी बोलते हैं। सेल ड्रिंकिंग मतलब जब द्रव को अंदर की ओर, लिक्विड वाले चीज़ों को अंदर की तरफ लेती है सेल, उसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। और एक्सो मतलब बाहर की तरफ, जब सेल से बाहर की ओर कोई चीज़ जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। नेक्स्ट है आपके मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे मॉडल आए, ठीक है, लेकिन इन्हीं में से जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड था वो था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल।
लिपिड बाइलेयर मॉडल भी आया था जो कि ग्रॉटर और ग्रैंडल ने दिया था। इन्होंने बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सिर्फ लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। इन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि इन्होंने ये बताया कि इसमें कोई प्रोटीन नहीं होती है, सिर्फ लिपिड बाइलेयर होती है। तो लिमिटेशन यही होता है कि उन्होंने प्रोटीन के बारे में कुछ भी नहीं बताया, इसलिए ये एक्सेप्ट नहीं किया गया। दूसरा था सैंडविच मॉडल। तो सैंडविच जैसे होता है वैसे ही लिपिड को दोनों तरफ से कौन घेरता है, प्रोटीन, यानी प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन। तो लिपिड सैंडविच की तरह हो गया, ठीक है ये, इसलिए इसको सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। तो इसको दिया था डैनियली और डेवसन ने। इसकी लिमिटेशन क्या थी कि मेम्ब्रेन को इसने क्या बताया, कठोर बताया, जबकि झिल्ली कठोर नहीं होती है, फ्लूइड होती है, ठीक है। नेक्स्ट आया था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जिसको कि रॉबर्टसन ने दिया था। उन्होंने बताया कि जो सारी की सारी झिल्ली होती है उनकी संरचना एक समान होती है, जो कि आपका सही नहीं बताया, उन्होंने पूरी तरीके से अच्छे से नहीं बताया। फिर नेक्स्ट था आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि एक्सेप्टेड था, मोस्ट एक्सेप्टेड था। इनको दिया था सिंगर और निकोलसन ने। इन्होंने ये बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो फ्लूइड होता है, फ्लूइड यानी तरल होता है, और डायनेमिक यानी गतिशील, मूवमेंट कर रहा है, डायनेमिक है, ठीक है। और यही सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड था। यही बताया कि झिल्ली क्या है, तरल है, फ्लूइड है, और प्रोटीन जो होते हैं उस लिपिड बाइलेयर में तैरते हैं, फ्लोट करते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर है डायनामिक है, गतिशील है और लचीला है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी को बताया और मेम्ब्रेन का जो बिहेवियर है उसको अच्छे तरीके से बताया। तो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जो भी पढ़ा उसमें से क्या कंक्लूजन निकल के आता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी संरचना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये कोशिका को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, होम्योस्टेसिस यानी स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, और कम्युनिकेशन में भी क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीट हो गया है। अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोटोप्लाज्म, सेल थ्योरी भी हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दैट्स गुड, आप लाइक और कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।